रिस्क कैटेगराइजेशन अप्रोच नंबर 2। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके पास जो रिस्क आ सकते हैं वो 3 तरह के हैं: नोन रिस्क, प्रिडिक्टेबल रिस्क और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नोन रिस्क कौन से रिस्क होंगे जो कि आपको पता है कि ये आ सकते हैं, ये अकर कर सकते हैं, या आपके पास मतलब जिनके अकर करने की रेशियो जो है वो ज़्यादा है। Those risks that can be uncovered after careful evaluation of the project plan. आपने प्रोजेक्ट को प्लान किया, उसको प्रॉपरली इवेलुएट किया, कीन ऑब्जर्वेशन दी और आपके पास कुछ रिस्क अनकवर हुए, वो आपके होते हैं नोन रिस्क। The business and technical environment in which the project is being developed and other reliable information sources. अब वो आपके पास अनकवर हुए हैं केयरफुल इवेलुएशन के बाद, और आपने केयरफुल इवेलुएशन किया प्रोजेक्ट प्लान की, बिजनेस की, अपनी इन्वायरमेंट की, जो आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो उसकी, और आपने ये सारी जो है इसके बारे में डिटेल से इकट्ठी की है किसी रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स से। एग्जाम्पल को दे रहा है अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट्स। मतलब आपने जो अपने प्लान के टाइम पे प्रोजेक्ट के टाइम मैनेजमेंट को ख्याल नहीं रखा और आपने अनरियलिस्टिक डेट्स दे दी है, टू सूनर और टू लेटर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपके पास जो रिस्क अकर होगा वो नॉन रिस्क। नेक्स्ट वन इज प्रिडिक्टेबल रिस्क। Those risks that are extrapolated from past project experiences. आपके पास वो रिस्क जो कि आपने डिड्यूस किए हैं, जो आपने डिराइव किए हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से। एग्जाम्पल दी हुई है पास्ट टर्नओवर। आपके पास टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा आ गया किसी प्रोजेक्ट के दौरान, और टर्नओवर रेट जो है वो बेसिकली वजह बनता है आपके पास न्यू ट्रेनिंग्स की, न्यू हायरिंग्स की, और आपके पास न्यू टीम की। ऐसे सिनेरियो में आपका एक रनिंग प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करता है। तो ये आपके पास प्रेडिक्टेबल रिस्क है। अगर आपको किसी चीज़ का इस तरह से आइडिया है कि आपने ये काम इस तरह पहले भी किया था और ये हुआ था, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यही काम अगर आपने दोबारा इस तरह के प्रोजेक्ट में किया तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन। पॉइंट नंबर 3 और रिस्क नंबर 3, अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। नाम से ही पता चल रहा है ये कौन से रिस्क होंगे जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Those risks that can do occur but are extremely difficult to identify in advance. वो रिस्क जिनको अकर होने में तो कोई मसला नहीं है, मतलब कि वो अकर कर सकते हैं, पर उनका पहले से वक्त से पहले उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। ओके, रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी। रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कहा जाता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि ये आपके पास तब वर्क करेंगे जब आपका रिस्क अकर हो चुका होगा। और प्रोएक्टिव जो है ये पहले की चीज़ है, आपको पहले से प्लान करके रखना होता है कि अगर रिस्क आएगा तो आप ये काम करेंगे। तो रिएक्टिव में क्या लिखा है, डोंट वरी आई थिंक ऑफ समथिंग। रिस्क हो गया, अकर कर गया, प्रॉब्लम आ गई, अब आप कह रहे हैं कि अच्छा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम सोच लेते हैं इसके ऊपर, हम कोई डिफॉल्टर कर लेते हैं और हम कुछ इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। The majority of software teams and managers rely on this approach। और ज़्यादातर हम लोग मैनेजर्स क्या, हम सारे के सारे इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो आएगा बेच जाएगा। तो समथिंग कि आपने वेट किया है बुरे वक्त का, और जब बुरा वक्त आ गया तो आपने अब उसके लिए सोचना, सोल्यूशन निकालना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल रिलाई ऑन दिस अप्रोच। नथिंग इज डन अबाउट रिस्क अंटिल समथिंग गोज रॉन्ग। इस अप्रोच में क्या चलता है कि कुछ किया ही नहीं जाएगा जब तक तो कुछ गलत ना हो जाए। रिएक्टिव है ना, मतलब कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो फिर क्या परेशानी की क्या बात है, तो चलते रहो।
The team then flies into action in an attempt to correct the problem rapidly. Firefighting. तो अब क्योंकि पहले कुछ किया नहीं है, तो जब होगा फिर आपको उसी टाइम पर रैपिडिटी दिखाते हुए काम करना पड़ेगा और आपने उसको प्रॉब्लम को फाइट आउट करना होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट इज द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब इसके अंदर जब प्रिवेंटिव रिस्क स्ट्रेटजी होती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को क्राइसिस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी जो आपके पास स्ट्रेटजी है वो है प्रोएक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि जी आपने पहले से ही सिचुएशन सोच ली कि अगर ये हुआ तो ऐसे करेंगे, ये हुआ तो ऐसे करेंगे। हम में से ही बहुत सारे लोग हैं जो होते हैं प्रोएक्टिव, मतलब वो प्रॉब्लम्स के अकर होने से पहले प्रॉब्लम के बारे में सोच के सॉल्यूशंस देख के रखते हैं। तो स्टेप्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट आर फॉलोड, ये भी साइड में आपको मिल जाएंगे प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स हैं। Primary objective is to avoid risk and to have a contingency plan in place to handle unavoidable risk in a controlled and effective manner. अब पहले इसकी क्या अप्रोच है प्रोएक्टिव की, कि पहली अप्रोच तो ये है कि आप रिस्क को अवॉइड ही करें, रिस्क आए ना। लेकिन अगर रिस्क आ जाता है तो आपके पास एक कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि आप किसी भी तरह के अनअवॉइडेबल रिस्क को और जो भी आपको थ्रेट है उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हुए इफेक्टिवली डील कर सकें। अब ये आपके पास स्टेप्स हैं जो प्रोएक्टिव के हैं। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क, रिकॉग्नाइज व्हाट कैन गो रॉन्ग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जाहिर है प्रोएक्टिव है, आपको पहले से पता है कि ये रिस्क आ सकता है, तो अगर आपको पहले से पता है तो इसका मतलब है आपने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, तो आपको पता है। तो दैट इज समथिंग, आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क। और आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि गलत है तो आप उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करें। पॉइंट नंबर 2, एनालाइज ईच रिस्क टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अकर एंड द इम्पैक्ट दैट इज डैमेज दैट इट विल डू इफ इट डज अकर। एनालाइज करें जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं रिस्क, उनके अगर अकर हो जाने से क्या मसले मसाइल होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 इज रैंक। आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क को, उसके बाद आपने उसको एनालाइज कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसको रैंक करना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो रैंक द रिस्क बाय प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी नेग्लिजिबल, मार्जिनल, क्रिटिकल, कैटास्ट्रॉफिक। आपने रैंक कर देना है। नेग्लिजिबल मतलब कि बिल्कुल ही इसका इम्पैक्ट नहीं है। मार्जिनल मतलब कि थोड़ा है। क्रिटिकल मतलब कुछ ज़्यादा है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही डिजास्टर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो उस तरह से आपको इसको रैंक कर देना है। पॉइंट नंबर 4 पे डेवलप अ कॉन्टिजेंसी प्लान टू मैनेज दोज रिस्क्स हैविंग हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट। और आखिर में जिनका आपको लगता है कि जो इम्पैक्ट है कैटास्ट्रॉफिक है, क्रिटिकल है, मार्जिनल है, उनको आपने एक कॉन्टिजेंसी प्लान दे देना है कि अगर ये वाले रिस्क अगर होंगे तो उनके लिए ये वाला प्लान है जिसको फॉलो किया जाएगा। अगली चीज़ है आपके पास रिस्क की आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप लोगों ने रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आप लोगों ने अप्रोचेज देखी हैं, दो तरह की हैं। एक अप्रोच जो कहती है कि रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं, आपके रिस्क जो है वो प्रैक्टिकल रिस्क होते हैं या बिजनेस रिस्क होते हैं। और दूसरी अप्रोच कहती है कि आपके रिस्क जो है वो नोन होते हैं और आपके रिस्क जो है वो अननोन होते हैं या आपके रिस्क जो है वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। फिर आपने पढ़ा कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं, ये पढ़ा। अब आपने देखना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं। Risk identification is a systematic attempt to specify threats to the project plan. प्रोजेक्ट प्लान को जो खतरात लाक हो सकते हैं और उस खतरात को आपने एक पूरे प्रोसीजर के जरिए पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना है, तो उसको आप कहते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। By identifying known and predictable risks, the project manager takes the first step toward avoiding them when possible and controlling them when effective. अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिस्क को सक्सेसफुली, तो फिर आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए
उनको अवॉइड करना या उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। बिकॉज आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता है कि ये रिस्क हैं जो आ सकते हैं, ये जाने की चांसेस, तो आप उनको पहले से उनके लिए तैयार हो जाते हैं। जेनेरिक रिस्क दैट आर पोटेंशियल रिस्क टू एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, मतलब ये नेचर है, ये आने ही आने हैं, अवॉइडेबल नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होंगी ही। तो ये आपके पास कुछ जेनेरिक रिस्क हैं। तो अगर आपने ये, अगर आईटी प्रोजेक्ट में आपने ये वाला कोड उठाया है या आपने ये वाला कोड यहाँ से डिस्टर्ब किया है, तो आपको पता है कि इस कोड की वजह से, या मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी वजह से मेरा जो रेस्ट ऑफ द उसके साथ लिंक आपका कोड का पार्ट है वो ख़राब होगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता है कि इनहेरिटेड है, टूल्स के अंदर ऐसा होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती। तो दीज आर द रिस्क दैट आर जेनेरिक। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क स्पेसिफाई होंगे किसी एक प्रोडक्ट के लिए for sure. Risks that can be identified only by those with a clear understanding of the technology, the people, and the environment that is specific to the software that is to be built. अब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए है तो किस तरह के लोग हैं जो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जिनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उस टेक्नोलॉजी की, उस टूल की, उस लैंग्वेज की, उस एनवायरनमेंट की जो जिसमें सॉफ्टवेयर बिल्ड होना है। अगर उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो उन स्पेसिफिक रिस्क को डिटर्मिन नहीं कर सकेंगे। दिस रिक्वायर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान एंड द स्टेटमेंट ऑफ स्कोप। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्लान को प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए और आपको अपने स्कोप स्टेटमेंट को भी एक दफ़ा देख लेना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे उस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिस्क को आइडेंटिफाई करने में। What special characteristic of this product may threaten our project plan? अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खास आपके उस प्रोडक्ट के, वो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट प्लान को थ्रेट करें। क्योंकि आपने अगर रखा है कि आपका जो प्रोजेक्ट या जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अपर लेवल की है, तो श्योर आपको उसके लिए उतना टाइम फ्रेम, उतना कॉस्ट, उतना बजट सब चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है देयर वुड बी अ रिस्क टू डील विद दोस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्क आइटम चेकलिस्ट है। इसके बाद किस किस तरह के रिस्क हैं उनकी क्या चेकलिस्ट बन सकती है। नंबर 1, यूज एज वन वे टू आइडेंटिफाई रिस्क। एक तरीका इस्तेमाल करें रिस्क आइडेंटिफाई करने का, या वन वे मैथड यूज करें आइडेंटिफाई करने का। फोकसिंग ऑन नोन एंड प्रिडिक्टेबल रिस्क इन स्पेसिफिक सब कैटेगरीज। अब आपने क्या करना है, नोन एंड प्रिडिक्टेबल रिस्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। सब कैटेगरीज की एवरी साइड से भी देखते हैं। कैन बी ऑर्गेनाइज इन सेवरल वेज। इस तरह से रिस्क ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। A list of characteristics relevant to each risk subcategory. Risk subcategory की लिस्ट बना लें। Questionnaire that leads to an estimate on the impact of each risk. क्वेश्चनर बना लें जो कि आपको हेल्प कर देगी हर एक रिस्क के इम्पैक्ट को एस्टिमेट करने के लिए। A list containing a set of risk components and drivers and the probability of occurrences. या आप एक ऐसी लिस्ट बना लें जो कि आपके पास रिस्क कंपोनेंट्स या उनके ड्राइवर्स या उनकी प्रोबेबिलिटी के अकर होने के चांसेस को इलाबोरेट कर सकें। नोन एंड प्रिडिक्टेबल रिस्क की कैटेगरीज क्या है जो आपको पता है कि हो सकते हैं, आ सकते हैं इन फ्यूचर। प्रोडक्ट साइज, सबसे पहली चीज़ कि आपका लाइन ऑफ कोड जो है LOC, SLOC, KLOC वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। रिस्क एसोसिएटेड विद ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिवीजन, ये नोन है, प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि ये हो सकता है, कमोबेश इस तरह के काम हो जाता है। बिजनेस इम्पैक्ट, risk associated with constraints imposed by management or the marketplace. वो सारे के सारे रिस्क जो कि आपके बिजनेस वालों ने आपके ऊपर इम्पोज किए हैं, या वो सारे के सारे रिस्क जो आपके बिजनेस की वजह से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपको लगता है कि आपके साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ सकते हैं क्योंकि आपकी बिल्ड जो आपकी बिजनेस है वो इस तरह के इम्पैक्ट को बियर कर रहा है। तो अगर आपका बिजनेस किसी तरह के इम्पैक्ट को बियर कर रहा है तो आपकी प्रोडक्ट भी क्योंकि बिजनेस के अंदर आती है तो वो भी बियर करेगी। Point number 3, customer characteristics. Risk associated with sophistication of the customer and develop his ability to communicate with the customer in a timely manner. आपका कस्टमर कितना सोफिस्टिकेटेड है, या कितना कीन है, या कितना कंसर्न है आपके प्रोडक्ट के लिए, और अगर वो ये सब है तो क्या आप इस एलिजिबल हैं कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें।
अगर तो नहीं कर सकेंगे तो कस्टमर की वजह से आपको जो रिस्क फेस करना पड़ेगा वो होगा कस्टमर तरफ से। और नंबर 3, process definition. Risk associated with the degree to which the software process has been defined and is followed. आपके प्रोसेस को, आपके रिक्वायरमेंट्स को कितना बेहतर और कितना डीप डिफाइन किया गया है। अगर तो बेहतर डिफाइन किया गया है तो इसका मतलब है कि आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके प्रोसेस की डेफिनेशन ठीक नहीं की है, प्रॉपर नहीं की है, तो आपने उसके लिए सोल्यूशन भी प्रॉपर नहीं किए। तो अगर सोल्यूशन भी प्रॉपर नहीं किए तो रिस्क आएगा, दैट रिस्क वुड बी process definition. Development environment. Risk associated with availability and quality of the tools to be used to build the project. आपके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए जो टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो आपने किस तरह से इस्तेमाल किए हैं, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है और आपने उनकी क्वालिटी के ऊपर कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये सारी सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आती हैं। टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड, ये थोड़ी सी रिलेट करती है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ। Risk associated with complexity of the system to be built and the newness of the technology in the system. आप अपने सिस्टम को जो बिल्ड कर रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, तो कितनी न्यूनेस है उसके अंदर। अगर न्यूनेस भी है तो आपके रिस्क अकर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपके पास कैटेगराइजेशन है इसकी। आखिरी है आपके पास टास्क साइज एंड एक्सपीरियंस, अनदर कैटेगरी ऑफ नोन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क। Risk associated with overall technical and project experience of the software engineers who will do the work. कौन सा काम आपका जो है जो आपके स्पेसिफिक लोगों ने करना है और कितने लोगों ने करना है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। और अगर अच्छे एक्सपीरियंस के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास रिस्क अकर होने के चांसेस जो है वो घट जाते हैं। और अगर एक्सपीरियंस कम है, साइज ऑफ मेंबर्स, टीम मेंबर्स कम है, काम ज़्यादा है, तो आपके रिस्क अकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Now this is the questionnaire on project risk. Questions are ordered by their relative importance to project success. ये क्वेश्चनियर आपने पढ़ा है कि लिस्ट भी बनाई जा सकती है, क्वेश्चनियर भी बिल्ड किया जा सकता है। तो नंबर 1, हैव टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर मैनेजर्स फॉर्मली कमिटेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। आपके जो एग्जेक्टिव्स हैं क्या उन्होंने कमिट कर लिया कि वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, तो उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो जूनियर प्रोजेक्ट चलाने वाले आपके प्रोजेक्ट को इस तरह से इतनी बेहतर तरह से हैंडल नहीं कर सकेंगे। Are end user enthusiastically committed to the project and the system product to be built? और आपके जो एंड यूजर्स हैं या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं कितने कमिटेड हैं आपके प्रोजेक्ट की बिल्डिंग के लिए, या उनको कितनी ज़्यादा नीड है आपके प्रोजेक्ट की। ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के रिस्क के लिए। अगर नहीं है और आपके एंड यूजर जो है वो कमिटेड नहीं है या उतने इंथुजियास्टिक नहीं है, तो फिर आपके प्रोडक्ट की बिल्डिंग जो है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं होगी। और नंबर 3, are requirements fully understood by the software engineers team and its customers? Requirements आपको अंडरस्टैंड हो गई? अगर नहीं हुई है पूरी तरह से अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, उनकी टीम को, तो भी बहुत मैटर है। रिक्वायरमेंट्स नहीं ठीक है तो फिर प्रोजेक्ट ठीक होगा। और नंबर 4, have customers been involved fully in the definition of requirements? कस्टमर जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अगर नहीं है तो वो फिर बाद में बोलेंगे। अगर वो बाद में बोलेंगे तो आपने कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है कि जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट की फेजेस आगे जाती जाती है आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है इनमें से डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करके दूर करना। तो ये भी एक रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 5, डू एंड यूजर्स हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस? आपके जो स्टेक होल्डर हैं उनको आपके प्रोजेक्ट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई तोप चलाने के लिए तो नहीं मैंने कह रही। तो आपके पास जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना भी ज़रूरी है, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6, इज द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेबल? मतलब आपने जो प्रोजेक्ट स्कोप एक दफ़ा डिफाइन कर दिया है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी है, वो बार बार चेंज तो नहीं हो रहा। और अगर वो चेंज हो रहा है बार बार तो उसके चेंज होने की वजह से आपके बाकी के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम हैव द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स?
एक ही तरह से अगर आपने टीम उठा ली है, एक ही तरह की टीम बन गई है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि हर एक की प्रॉबिलिटी, हर एक की प्रेफरेंसेस एक ही होंगी। अगर आपने वेरिएंस रखे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट टीम के अंदर, तो हर कोई डिफरेंट काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेल करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 सॉरी, आप प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्टेबल, तो उसी तरह से जिस तरह से स्कोप की स्टेबिलिटी पूछी गई है। अगर रिक्वायरमेंट स्टेबल है तो स्कोप भी स्टेबल होगा, तो ये दोनों का स्टेबल होना जरूरी है। Does the project team have experience with the technology to be implemented? आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है उसके पास इस टूल और इस टेक्नोलॉजी पे काम करने का एक्सपीरियंस है, और अगर तो एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब है रिस्क कम है, और अगर वो इसके ऊपर पहली दफ़ा ही काम कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, इज नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्रोजेक्ट टीम एडिक्वेट टू डू द जॉब? जितने लोग आपने इस काम के लिए लगाए हैं, क्या वो उसके लिए सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, या कम हो गए हैं, या ज़्यादा लगा दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 11, do all customer user constituencies agree on the importance of the project and on the requirements for the system product to be built? क्या आपके सारे ये यूजर्स हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं, वो क्या इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस क्या है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने प्रॉपरली बना ली हैं, आपके सिस्टम या जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से चलेगा, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, क्या वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो ओके है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके प्रोजेक्ट रिस्क के क्वेश्चन हैं, और इनके आंसर होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।